प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी लिटरेचर के सेकंड पेपर की आज से फिर शुरुआत करते हैं। इससे पूर्व हम फर्स्ट पेपर की बात कर रहे थे और उसमें मैंने तीन व्याख्यानों में कबीर को पूरा किया था और तुलसी को उससे पूर्व में पढ़ा चुका था। अब आज के व्याख्यान में सेकंड पेपर में आपके हिंदी गद्य निर्धारित है। इस हिंदी गद्य के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में 9 कहानियां हैं, जिसमें से एक कहानी गद्य है। 9 कहानियों के बाद में 5 इसमें विभिन्न प्रकार की गद्य विधाओं में के लेख हैं, जिसमें संस्मरण है, रेखा चित्र है, यात्रा व्रत है और आत्मव्रत है। आज इस व्याख्यान में हम ये गद्य की जो विधि विधाएं हैं, उनमें से एक विधा आत्मव्रत के बारे में चर्चा करेंगे। और इस आत्मव्रत को लिखने वाले हैं गुलशेर अहमद खां सानी। गुलशेर अहमद खां सानी का पाठ, उसका आत्मव्रत गर्दिश के दिन के नाम से आपकी इस पुस्तक में संकलित है। उसका विश्लेषण आज इस व्याख्यान में मैं प्रस्तुत करूंगा, जो कि आपके कोर्स में निर्धारित है। प्रिय छात्रों, गुलशेर अहमद खां सानी का जन्म 1933 को जगदलपुर में हुआ था और वहां से अपनी यात्रा शुरू करके ग्वालियर, भोपाल और दिल्ली तक इन्होंने अपना सफर तय किया। ये मध्य प्रदेश साहित्य परिषद भोपाल के सचिव भी रहे और उस परिषद की जो साहित्यिक पत्रिका थी साक्षात्कार, उसके संस्थापक संपादक भी रहे। कुछ दिनों तक दिल्ली में नवभारत टाइम्स के सहायक संपादक भी रहे और साहित्य अकादमी से भी इनका संबंध रहा। साहित्य अकादमी की पत्रिका समकालीन भारतीय साहित्य के भी ये संस्थापक संपादक रहे। और इस प्रकार गुलशेर अहमद खां सानी साहित्य और प्रशासनिक पदों की ऊंचाइयों को निरंतर छूते रहे। इन्होंने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त सानी बस्तर जैसे आदिवासी इलाके में रहने के बावजूद अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने एक विदेशी समाज विज्ञानी के आदिवासियों पर किए जा रहे शोध में भरपूर सहयोग दिया और शोध अवधि तक उनके साथ सुदूर बस्तर के अंदरूनी इलाकों में घूमते रहे। कहा जाता है कि इनकी प्रसिद्ध कृति सालबनों का दीप इसी यात्रा के संस्मरण के अनुभवों की कहानी है। सानी की कृतियों की जब हम बात करते हैं, लेखक का नाम फिर बोल रहा हूं, गुलशेर अहमद खां सानी। तो सानी ने सांप और सीढ़ी पहला, दूसरा है फूल तोड़ना मना है, तीसरा है एक लड़की की डायरी और चौथा है काला जल। ये इनके बहुत चर्चित उपन्यास हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में ये लगातार कहानियां भी लिखते रहे। सानी एक ऐसे कथा लेखक हैं जिन्होंने समकालीन शैलीगत प्रभावों का पूर्ण रूप में प्रयोग करते हुए अपने उपन्यास में नई शैलीगत मान्यताओं को प्रक्षेपित किया। इन्होंने अपनी अनुभूतियों और विचारों को अभिव्यक्ति देने के लिए उत्कृष्ट साहित्य का सृजन किया। इनके साहित्य को पढ़ने के बाद कि इनके साहित्यिक पात्र जितना कुछ बोलते हैं, उससे कहीं अधिक अपने भीतर की पीड़ा और वेदना को अभिव्यक्त करते हैं। इस दृष्टि से गुलशेर अहमद खां सानी की रचनाएं पाठकों के हृदय तथा बुद्धि को समान रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। ज्ञानी ने परिवेश के अनुकूल ही भाषा शैली को अपनाया। जैसा परिवेश और माहौल होता है, उसी प्रकार की भाषा, उसी प्रकार की अभिव्यक्ति शैली स्वयं निर्मित हो जाती है और सानी ने इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया। इन पर हिंदुस्तानी और उर्दू दोनों भाषाओं का प्रभाव दिखाई देता है। अर्थात सानी ने जो साहित्य लिखा है उसमें हिंदुस्तानी, जिसकी बात गांधी जी किया करते थे, इसमें हिंदी और उर्दू के साधारण शब्दों का प्रयोग होता है, उस भाषा का प्रयोग इन्होंने अपने साहित्य में किया। तो गुलशेर अहमद खां सानी 1933 से 1995 में इनका देहांत हो गया। आधुनिक हिंदी के एक बहुत अच्छे कथाकार थे। विशेषकर काला जल इनका बहुत चर्चित उपन्यास है, जिस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। अब हम आते हैं
कि आपके कोर्स में इनका जो चैप्टर निर्धारित है आत्मवृत्त, उसके बारे में विचार करते हैं और उसका शीर्षक है गर्दिश के दिन। तो सबसे पहले तो हम ये चर्चा करेंगे कि आत्मवृत्त क्या होता है। जैसे संस्मरण है, रेखाचित्र विवरण है, डायरी है। 5 गद्य की विधाएं आपके कोर्स में निर्धारित है, उसमें से एक आत्मवृत्त है। आत्मवृत्त यानी अपनी कहानी, आत्म यानी स्वयं, वृत्त यानी कहानी, अपने बारे में लिखना। और वैसे तो आत्मकथा, लेकिन वो बड़ा रूप होता है कि जब व्यक्ति अपने जीवन की संपूर्ण घटनाओं का, अपने जीवन की संपूर्ण कार्यकलापों का वर्णन क्रमबद्धता से करता है। जैसे महात्मा गांधी ने की लिखी अपना जो आत्मवृत्त है कि सत्य के साथ मेरे प्रियो, ये उनकी आत्मकथा है। उसी तरह अन्य बहुत से लेखकों ने, जैसे प्रसिद्ध लेखक हरिवंश राय बच्चन ने क्या भूलूं क्या याद करूं नाम से अपनी आत्मकथा लिखी, और अन्य लेखकों ने भी लिखा। लेकिन आत्मवृत्त जो होता है वो इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये आत्मकथा से मिलता जुलता है और अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में और संसार को और साहित्यिक जगत को लेखक ने किस तरह से देखा, इसका वर्णन आत्मवृत्त में होता है। ये गद्य की एक नई विधा है। और गुलशेर अहमद कासानी जो आपके कोर्स में निर्धारित हैं, आत्मवृत्त आपके निर्धारित है कोर्स में, उसका नाम है गर्दिश के दिन। गर्दिश का अर्थ होता है, उर्दू भाषा का शब्द है गरीबी, यानी वो दिन जब आदमी गरीब होता है, उसके पास अभाव में जब जीता है तो वो दिन गर्दिश के दिन होते हैं। लेखक ने, गुलशेर अहमद कासानी ने इसकी शुरुआत एक बहुत ही मार्मिक उससे की है कि उस समय मुसलमानों में बहुपत्नित्व प्रथा थी। यानी एक जो मुसलमान होता था, जो ठीक परिवार का होता था, वो अनेक पत्नियां रखता था। तो इसके पिता पठान परिवार से थे, उसके पास एक छोटी सी जायदाद भी थी। तो इसकी गुलशेर अहमद खां की माँ को के होते हुए भी इन्होंने एक नवयुवती से शादी की, और उसी का वर्णन पहले दृश्य में किया गया है कि किस तरह से उसने अपनी माँ को, इनकी गुलशेर अहमद खां की माँ को अपने घर से उन्होंने निकाल दिया था। इसका कि 5 या 6 वर्ष का मैं अपनी माँ को ढूंढता हुआ उस औरत के पास जा पहुंचा था, और बैंच से उड़ी हुई उसकी पीठ देखते ही उसकी गोद में मुंह छिपाकर मैं अचानक रोने लगा था। अर्थात इससे पता चलता है कि उसके पिता ने उनकी माँ को बैंच से मारा था और बैंच से उसकी पीठ उड़ी हुई थी। न तो मैंने कुछ पूछा और न उसने कुछ बताया, लेकिन फिर भी मेरी आंखों के आगे अपने अब्बा का, यानी अपने पिता का रोबीला और गुस्सैल चेहरा उभर आया था। लेखक लिखता है, मैं अब्बा से बहुत डरता था और वह औरत यानी इसकी स्वयं की माँ जिस भी डरती थी। लिहाजा हम दोनों एक दूसरे चिपटकर खूब रोए और देर तक रोते रहे। बहुत ही मार्मिक वर्णन लेखक ने अपनी माँ का के साथ ये दिया है। और फिर आगे वो लिखते हैं कि वो औरत मेरी माँ थी, हैसियतदार और रियासती पठान अमीर की छोटी बहू और हब्बा की हरम की दूसरी बेगम, एक ऐसी शरीके हयात जिसने बहुत जल्द उस हरम से बाहर होना था। कई साल बाद जब वो मरी तो बिल्कुल अकेली थी और हम में से किसी ने उनका मुंह नहीं देखा। अर्थात किस तरह से मुस्लिम समाज में जो बहुपत्नित्व की प्रथा थी, उसमें नारी का जीवन किस तरह घोर नरक का जीवन होता था, और इसका चित्रण गुलशेर अहमद खां ने अपने इस गर्दिश के दिन के पहले पैरा में किया है, जो बरबस पढ़ने वाले को आकर्षित कर देता है। फिर अगला चरण इसकी शुरुआत होती है कि सौतेली माँ के कारण, उसको वो हसीना लिखता है, सौतेली माँ के कारण पिता का व्यवहार किस तरह सौतीला हो गया, कि स्थितियां बदली, उसके पिता की वो जगह और पद छूटा और वो एक मामूली पेशकार होकर काम कर रहे थे।
न वो पहले वाला हवेली नुमा घर रहा, न वो हरम रही, न वो बेग में रही। बस वो उसकी जो सौतेली माँ थी उसके प्रति वो पूरी तरह आसक्त रहे, और किस तरह से उस सौतेली माँ और पिता के बेहू अहमद का ने झेला, इसका मार्मिक वर्णन आगे की पंक्तियों में लेखक सानी ने किया है। आगे वो लिखते हैं कि जब हाई स्कूल की मैं पढ़ने गया तो एक घटना का वर्णन करते हैं कि स्कूल के इंस्पेक्टर स्कूल को चेक करने आए। सभी छात्रों से पूछा, जब लेखक का नंबर आया तो लेखक से पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो। तो लेखक लिखते हैं कि मैं कुछ बनना जरूर चाहता था, लेकिन क्या, ये मैं खुद ही नहीं जानता था। तो इन्होंने जवाब, नहीं सर, मैंने धीरे से जवाब दिया। उस अफसर ने सारी क्लास को संबोधित करते हुए हंसकर अंग्रेजी में कहा, भाई ये दोस्त मियाँ गुलशेर खान से मिलो, कहते हैं इनके जीवन में कोई महत्वाकांक्षा नहीं। क्या सब्जेक्ट्स लिए हैं? खूब खूब। क्यों मियाँ, क्या मेल नर्स बनना चाहते हो? तो इस तरह से उसकी लेखक की उस इंस्पेक्टर ने मजाक उड़ाई और सारे लड़के ठहाका लगा कर कैसे। इस तरह का स्कूल में भी घुटन और दबाव का जीवन इन्होंने जिया, लेखक सानी ने, जिसका वर्णन इस गर्दिश के दिन में उन्होंने किया है। फिर लेखक अपने जीवन में आए प्रेम का भी एक जगह वर्णन करते हैं, और उसके बाद वो आते हैं अपने लेखकीय जीवन पर। दूसरे पैरा वो लिखते हैं कि मैं लेखक बन गया था क्योंकि लेखक बनना मेरी नियति थी। और लेखक बनने के बाद किस तरह का संघर्ष उन्होंने झेला, ये इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है। वो लिखते हैं कि मैं लेखक बन गया था क्योंकि यही मेरी नीति थी। चित्त तनाव, दबाव, हीन भावनाओं और अनेक ग्रंथियों का शिकार, शायद ऐसे ही एक मंडवे की तलाश में, या जिससे मैंने अपने आप को छिपा सकूं, लेकिन मेरे लिए वैसा ही क्षण स्थल था। मेरे सामने न तो कोई सामाजिक उद्देश्य था, न किसी प्रकार की प्रतिबद्धता। मैं किसी सामाजिक या राजनीतिक आंदोलन से परिचित नहीं था, और नई सामाजिक अन्याय ने मुझे लेखन की ओर प्रेरित किया था। लिखना मेरे लिए नितांत व्यक्तिगत, निजी और गोपन मंत्रणाओं से मुक्ति और कुछ तंग करने वाले प्रश्नों से जूझने का माध्यम था, और आज भी है। लेखक ने लेखक बनने के स्पष्ट कारण दिए हैं कि कोई कारण बाहर से थोपे नहीं गए थे। मैं केवल, ये मेरा एक निजी कारण, कुछ गोपन यंत्रणाएं, कुछ छिपी हुई पीड़ाएं जो परिवार समाज के स्तर पर लेखक ने भोगी थी, उनको लेखन के माध्यम से सानी जी व्यक्त करना चाहते हैं। और कुछ तंग करने वाले प्रश्न जो उनके दिमाग में घुमा करते थे, लेखन उनके माध्यम का एक तरीका था। ये कारण बताएं उसने लेखक बनने के। आज का व्याख्यान यही समाप्त होता है। इसके तुरंत बाद जो दूसरा व्याख्यान होगा उसमें हम इस गर्दिश के दिन आत्म को पूरा करेंगे, और इसके विश्लेषण और इसके निष्कर्ष पर हम आगे चर्चा करेंगे। आज का व्याख्यान ही